गुड इवनिंग। आप सबों का पुनः एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। आज का क्लास प्रारंभ करने के पहले आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक दिन की तरह हम लोग आज भी हिस्ट्री ऑफ द डे से दिन की शुरुआत करेंगे और इसके बाद आज का जो क्लास होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों कि अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के काफी निकट पहुंचने वाले हैं और 1930 का दौर है जब गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आरटीसी यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा और आगे जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो काफी रफ्तार पकड़ेगा। तो इन सारी घटनाओं के बीच में एक क्रांतिकारी आंदोलन का भी दौर चल रहा होगा उस वक्त, और उस क्रांतिकारी दौर का अंत भी काफी दुखद 1931 में काफी दुखद अंत होगा उस क्रांतिकारी आंदोलन का। तो उन सारी घटनाओं में चूंकि इतनी सारी घटनाएं इस बीच में होंगी कि जिन्हें याद रखना काफी दिक्कत होता है हमारे लिए, और खास तौर पर एक तो ईयर हमसे याद नहीं होता है, और यहाँ जो दौर चलेगा 1930 के बाद का दौर होगा, या कह सकते हैं 1905 के बाद का जो दौर होता है, बंगाल विभाजन के बाद का दौर, उस वक्त जितनी भी घटनाएं हुआ होती है उन सारी घटनाओं का डेट भी याद रखना काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो एक तो वर्ष याद रखना ही कठिन है और साथ में तारीख या डेट को कैसे याद रखा जाए, तो इसी के साथ आज के क्लास को शुरू किया जाएगा ताकि उन सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जा सके, जिससे कि आप तारीख या ईयर को भी आसानी से याद रख सके। तो आज का क्लास 18 मई के इतिहास के साथ प्रारंभ होगा। तो 18 मई को हम लोग विश्व एड्स टीका दिवस, यहाँ ध्यान रखना है, एक होता है विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहां पर है विश्व एड्स टीका दिवस, अर्थात HIV रोग की रोकथाम के लिए जो टीका दिया जाता है उसी टीके के अवेयरनेस के लिए 18 मई को पूरे विश्व में एड्स का टीका दिवस मनाया जाता है। 18 मई का दूसरा दिवस है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ऐतिहासिक धरोहरों को जहां पे संरक्षित रखा जाता है उसी को संग्रहालय कहा जाता है, और वह हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसी महत्व को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। तीसरी घटना जो है HD देवगौड़ा और परमाणु पोखरण परीक्षण की, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा यह हो जाएगी कि HD देवगौड़ा 1933 में 18 मई के दिन का जन्म हुआ था। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी 16 मई की। तो 16 मई का दिन याद होगा। तो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और अटल जी के इस्तीफा देने के बाद एक ट्रिक दिया गया था आपको HI हाई का, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद केंद्र में एक HD देवगौड़ा, जिनका नाम सामने दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा इंद्र कुमार गुजराल, एक साल के लिए छोटे टर्म के लिए देश की कमान संभाली थी। तो HD देवगौड़ा के संदर्भ में 1933 का दौर भी याद रखना है हमें, क्योंकि अभी इतिहास भी उसी के दौर में हम चल रहे हैं, और 1929 से 1933 वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था। तो HD देवगौड़ा 1996 से 97 एक साल के लिए देश के 12वें प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला था। यदि पूछा जाए व्यक्तिगत क्रम में HD देवगौड़ा भारत के कौन प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ याद रखना है कि उस क्रम में पूछे तो 11वें होंगे। यह व्यक्तिगत क्रम में HD देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री हैं, और निर्वाचित क्रम पूछेगा तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, और एक चीज और है कि यह कुछ दिनों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाला था HD देवगौड़ा ने। अब चौथी घटना है पोखरण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान का एक जगह है पोखरण, इस पोखरण में 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया था, एक बार 1974 में और एक बार 1998 में। 11 और 13 मई 1998 को परीक्षण किया गया था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासों में हो चुकी है। अब आज जो महत्वपूर्ण दिवस है वह है 18 मई 1974 को। उस देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी के द्वारा पोखरण में एक परमाणु परीक्षण किया गया था और इस प्रकार से भारत पूरे विश्व में छठा ऐसा देश बन गया था जो परमाणु संपन्न देश की कैटेगरी में शामिल हो गया था, जिसका कि काफी बुरा असर भी भारत को देखने को मिला। फिर भी अपनी रक्षा के लिए ऐसा प्रयोग करना भारत के लिए काफी आवश्यक था। तो पोखरण में जो पहला परीक्षण किया गया था, इसका कोड जैसा कि पहले भी बताया गया है, स्माइलिंग बुद्धा था। इस परीक्षण के बारे में कहा जाता है, इस परीक्षण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो उस वक्त के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम और उस वक्त के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह हुआ करते थे, उन्हें भी इस परीक्षण की जानकारी केवल एक दिन पहले दी गई थी। यानी यह काफी गुप्त और सुनियोजित तरीके से पोखरण में परीक्षण किया गया था। क्यों? कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के ऊपर काफी बड़ा दबाव था, यह परीक्षण भारत नहीं करे। उस दबाव को झेलते हुए इंदिरा गांधी के द्वारा यह परीक्षण किया गया था। तो 18 मई का यह इतिहास हुआ। अब आगे 19 मई के इतिहास की तरफ बढ़ने के पहले एक सवाल आप बता दे, 1998 में जो पोखरण में परीक्षण किया गया था, इसका कोड क्या था? इस सवाल के जवाब के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, रुक्मिणी, प्रियेंदु शर्मा, अजय कुमार, प्रिया सिंह। प्रिया सिंह का फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज साउंड को लेकर कुछ चेंज किया गया मेरे द्वारा, तो शायद यदि साउंड साफ साफ सुनाई दे रहा हो तो एक बार आप यस लिखकर जवाब दें, ताकि हमें भी यह मालूम चले कि हाँ साउंड ठीक है यार। प्रिया का पहला क्लास है, बिल्कुल प्रिया। अंजलि चौबे का आंसर आते हुए, प्रिया सिंह का कुछ आंसर आता हुआ, अमन जायसवाल, इरशाद आलम, ठीक है, आप सभी का जवाब आते हुए, सालू सैंकी, आदित्य खान। और इतना जो आंसर सही आ रहा है, इस बात का प्रतीक है कि आप सब क्लास काफी सही तरीके से देख रहे हैं और उसका रिवीजन भी कर रहे हैं आप। रुक्मिणी का भी जवाब सही आते हुए, यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 1974 में जो सबसे पहला परीक्षण किया गया था, इसका नाम था, इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, और जो 98 में किया गया था परीक्षण, इसका था ऑपरेशन शक्ति। ऑलमोस्ट आप सभी का आंसर सही है। निसार, प्रियेंदु शर्मा, बिल्कुल साउंड सही आ रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। आगे मुस्तफा कमाल पाशा, जो आज के दिन में रखा गया इतिहास में, इनको 1881 में इनका जन्म हुआ था, तो इनको आज के इतिहास में शामिल कर, निसार साहब भी कर रहे कि सही है, इतिहास में शामिल करने का मुख्य वजह यह है कि इन्हें तुर्की, आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद याद होगा तो मुसलमानों को अंग्रेजों ने इसी तुर्की के मुद्दे पर लेकर धोखा दिया था, जिसके पश्चात अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसलिए मुस्तफा कमाल पाशा के ऊपर आप थोड़ा डिटेल तैयार कर लेंगे, और इसकी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर वहां भी डिटेल ले सकते हैं जानकारी इसकी। प्रवीण सिंह भी कर रहे ऑपरेशन शक्ति। चलिए, तो एक सवाल और बता दे, ये एन.एस. रेड्डी आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका पूरा नाम है नीलम संजीव रेड्डी। आपको बताया है यह देश के कौवे राष्ट्रपति थे। इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी देश के कौवे राष्ट्रपति थे। अंजलि चौबे का सबसे फास्ट कुछ जवाब आते हुए, अब देखना बाकी कि सही है या गलत। आज लाइट और साउंड दोनों सही है शायद, लग रहा है।
चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिए। तो मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। 19 मई 1881 को इनका जन्म हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इसी तुर्की के मुद्दे को लेकर खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया। बस इतनी सी जानकारी इनके ऊपर है। नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर चूंकि आपको जीके दिया गया है, तब तक आप लोग आंसर करें। नाथूराम गोडसे, इतिहास में एक गांधी की हत्या के लिए जाना जाने वाला नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में 19 मई के दिन ही हुआ था और गांधी की हत्या के जुर्म में 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। 15 नवंबर 1949 याद रखना है। और 1910 में 19 मई को इनका जन्म हुआ था। अब जानकी रामचंद्रन के ऊपर काफी महत्वपूर्ण जीके मिलेगा हमें। तो अब दो ही हमारे पास टॉपिक होगा, एक नीलम संजीव रेड्डी का और एक जानकी रामचंद्रन को लेकर। अब तक उम्मीद है कि आप लोग का एनएस रेड्डी को लेकर जवाब आ चुका होगा। एमडी निसार बता रहे हैं सालू सैंकी, इरशाद आलम, प्रियेंदु शर्मा, प्रिया सिंह, सभी का जवाब एक जैसा आते हुए, यानी अंततः यह मान लेना पड़ेगा हमें कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलते हैं थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करते हैं इनको लेकर। तो एनएस रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी याद रखना है 1977 से 1982 तक, 1977 से लेकर 82 तक देश के छठे राष्ट्रपति थे। आपका बिल्कुल सही आंसर। जैसा याद होगा कि 1977 आजादी का 30वां वर्ष है और आजादी के 30वें वर्ष में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली हुआ था। राष्ट्रपति के तौर पर आपको याद होगा तो 77 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी और 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। और इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अर्थात जनता पार्टी की सरकार वाली मोरारजी देसाई साहब ने नेतृत्व संभाला था भारत का। तो 77 में ही याद रखना कि इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी में कभी भी बनता नहीं था। और इसी को लेकर के जब चुनाव हुआ था 1969 का चुनाव, तो 1969 के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार होते हुए भी बीबी गिरी से चुनाव हार गए थे। और एक बुरा टैग लग गया था इनके साथ कि वह एकमात्र ऐसे कौन से राष्ट्रपति या व्यक्ति है जो कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार होते हुए भी चुनाव हार गया था एक निर्दलीय उम्मीदवार से। क्योंकि बीबी गिरी साहब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। तो एक बार नीलम संजीव रेड्डी 1969 में चुनाव हार गए और 1970 में यह निर्विरोध चुनाव जीतने वाले अब तक के इकलौते राष्ट्रपति हैं। यह भी याद रखना है, निर्विरोध। इनके विरोध में ऐसा नहीं कि कोई खड़ा नहीं हुआ था, खड़े हुए थे। शायद लगभग 36 लोगों का नामांकन रद्द हो गया था और केवल यही बचे थे और इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। एक और जानकारी इनको लेकर है कि आंध्र प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के छठे और एक जी के और दो जी के यहां पर है कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति आपसे पूछे तो भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और भारत का पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति पूछे कौन, तो नीलम संजीव रेड्डी का ही आंसर होगा। क्योंकि हम प्राय यह पढ़ते आते हैं कि भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई, और वह भी 77 में ही बने थे। तो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी 77 में देश को मिला और पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी 77 में ही मिला था नीलम संजीव रेड्डी के तौर पर। तो इतनी सी जानकारी रेड्डी साहब को लेकर आप याद रखेंगे। आगे है जानकी रामचंद्रन का संबंध किस राज्य से है? आप केवल इतना ही कमेंट करके बता दीजिए आप कि जानकी रामचंद्रन का संबंध किस राज्य से है।
श्रीधारी पासवान जी भी कह रहे हैं कि छठे, आदिया खान कह रहे कि रैंकिंग के अकॉर्डिंग 9। चलिए इस रैंकिंग वाली समस्या को भी हम लोग जब एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इतिहास, तो उसमें इसको क्लियर कर देंगे आपका रैंकिंग भी। राजवीर जी गुड इवनिंग। चलते हैं आगे। तो जानकी रामचंद्रन का संबंध किस राज्य से है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इनके ऊपर है और ये एसएससी सीजीएल में इनके ऊपर जीके पूछा गया था जानकी रामचंद्रन को लेकर। तब तक किसी का भी जवाब नहीं मिलता हुआ। और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि अब तक जितने भी लोग 30+ लोग जुड़ चुके हैं, तो एटलीस्ट एक तो आप लोग शेयर जरूर करें। इतना हक आप पर बनता है बताने बोलने का, आपसे डिमांड करने का। रुक्मिणी का, अंजलि का, इन दोनों का जवाब आते हुए, बल्लू पासवान गुड इवनिंग, सालू सैंकी का भी जवाब आते हुए। ठीक है, आप तीनों का आंसर सही है बिल्कुल। जानकी रामचंद्रन के ऊपर जानकारी यह है कि यह तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री है, याद रखना है। 1988 में यह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी, केवल 24 दिनों के लिए मात्र, याद रखना है। और तमिलनाडु के इतिहास में सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है, केवल 24 दिनों के लिए। तो थोड़ा सा और इतिहास चले जाए तो जैसा कि नक्शा देखा जाएगा, तो ये हमारे दक्षिण भारत का नक्शा हुआ और यह केरल है और यह तमिलनाडु का इलाका है, यह तमिलनाडु। तो इसी तमिलनाडु से जानकी रामचंद्रन का संबंध है। तमिलनाडु के बारे में यह जान ले कि यहां पर दो प्रमुख पार्टियां, एक डीएमके और दूसरा एआईएडीएमके। तो इनके ऊपर थोड़ी सी जानकारी यह है कि जो डीएमके है, इस पार्टी की स्थापना 1949 में सीए अन्नादुराई के द्वारा किया गया था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कहा जाता है डीएमके को। तो डीएमके पार्टी की स्थापना 1949 में सीए अन्नादुराई के द्वारा किया गया। इसी डीएमके पार्टी से याद रखना है एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। यह पार्टी इसी डीएमके पार्टी से ही अलग हुई है, याद रखना है। और यह 1972 में एमजी रामचंद्रन का नाम आप याद रखेंगे। एमजी रामचंद्रन, इन्हीं के द्वारा 1972 ईस्वी में डीएमके से अलग करके एक नई पार्टी बनाई गई, उसका नाम रहा एआईएडीएमके। तो डीएमके पार्टी की स्थापना 1949 में सीए अन्नादुराई के द्वारा किया गया। 1972 में एमजी रामचंद्रन के द्वारा डीएमके से एक नई पार्टी बना दी गई और इसका नाम पड़ा एआईएडीएमके। और इन्हीं एम रामचंद्रन, चूंकि यह भी एक एक्टर रहे हुए हैं दक्षिण भारत के, और एम रामचंद्रन की दूसरी शादी इसी जानकी रामचंद्रन से हुई थी, याद रखेंगे। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही तमिलनाडु में मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। तो एम रामचंद्रन की पत्नी थी जानकी रामचंद्रन। और जैसा एक नाम और याद होगा जयललिता जी का, तो जयललिता का संबंध भी इसी पार्टी से है। और जयललिता को सत्ता में या राजनीति में लाने का श्रेय रामचंद्रन जी को ही जाता है, क्योंकि जयललिता भी पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी और जानकी रामचंद्रन भी एक्ट्रेस हुआ करती थी। तो यहां से एक जीके और निकलता है कि भारत के किसी भी राज्य की पहली अभिनेत्री मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा? तो जानकी रामचंद्रन होगा। अब जब महिला मुख्यमंत्री की बात निकल चुकी है, तो चूंकि महिलाओं के ऊपर बहुत सारा जीके पूछता है, तो यहां से सवाल बनता है कि भारत में अब तक कुल कितनी महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। थोड़ा टफ सवाल है आपके लिए, लेकिन यदि किसी को पता हो तो बता दे कि अब तक भारत में कुल कितनी महिलाओं के द्वारा सीएम का पदभार संभाला गया है। और यह केवल राज्य में नहीं पूछा जा रहा है आपसे, राज्य प्लस यूटी मिला के आपको बताना है। इस सवाल को पूछने का के पीछे का मकसद जो यह है कि सीजीएल के ही एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहां 2 महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पदभार नहीं संभाला था।
तो वैसे कौन कौन से राज्य हैं जिस राज्य में 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है, और अब तक पूरे भारत के किसी भी राज्य या यूटी से कुल कितनी महिला सीएम बन चुकी है? इस प्रश्न का जवाब जो देगा तो माना जाएगा कि उसकी जानकारी बहुत अच्छी है। रीता कुमारी, जय हिंद सर। चलिए, आपके लिए थोड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु आपके जीके का भी टेस्ट है कि भारत में अब तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और ऐसे कितने राज्य या यूटी हैं जहां 2 महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को ठीक से स्टडी किए होंगे तो शायद जवाब आप दे सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ द डे में भी मेरा प्रयास यही होता है कि केवल उन्हीं टॉपिक को शामिल किया जाए जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। रुक्मिणी और इंदु शर्मा का जवाब आते हुए अब डिसाइड यह करना है कि सही है या गलत है। यह चलते बता ही दिया जाए। तो याद यह रखना है कि भारत में अब तक कुल 16 महिला सीएम बन चुकी है, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी भी याद रखिएगा। अभी वर्तमान में केवल एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अर्थात दीदी हैं जो वेस्ट बंगाल संभाल रही हैं। तो अब तक कुल 16 महिला मुख्यमंत्री बनी है, और यह 13 अलग अलग राज्य और यूटी से बनी है, याद रखना है। तो इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि 13 राज्य या यूटी में 16 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इसका मतलब हुआ आदिया खान और एम राजवीर, सालू सैंकी का जवाब बिल्कुल सही है। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और यह माना जाएगा कि आपकी जानकारी काफी अच्छी है। सालू सैंकी, आदिया खान, एम राजवीर का। प्रिया इंदु शर्मा 2 अंक पीछे रह गई हैं आप, फिर भी प्रयास अच्छा रहा आप लोगों का। चलते हैं। तो 16 महिला मुख्यमंत्री अब तक बन चुकी हैं, 13 अलग अलग राज्य और यूटी से बनी हुई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 ऐसा राज्य या यूटी है जहां 2 महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, और यही से सवाल पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम में। वो 3 कौन कौन से राज्य हैं जहां 2 महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था? तो यहां से याद रख लेना है, एक तो यूपी तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री देने का काम तो यूपी के द्वारा ही किया गया था, और इनका नाम था, कोई यदि किसी को आंसर पता हो कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम तो बता दीजिए आप। श्रीधारी पासवान का भी आंसर बिल्कुल सही है। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए आप। इतना डिले तो नहीं होना चाहिए आप लोग। इतने कठिन प्रश्नों का जवाब आप दे रहे हैं और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। यह संभव नहीं है, आप जानकारी छुपा रहे हैं आप लोग। चलिए, अंजलि चौबे का आंसर बिल्कुल सही है, सुचेता कृपलानी। और एक तो याद होगा ही, मायावती। तो उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। दूसरा याद रखना कि दिल्ली है जो कि यूटी होता है। तो दिल्ली में एक तो विदेश मंत्री भी रह चुकी थी सुषमा स्वराज, और शीला दीक्षित, ये 2 मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली में। और तीसरा राज्य तमिलनाडु, जहां से जानकी रामचंद्रन और जयललिता, इन 2 महिलाओं ने
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। तो राज्य और यूटी में याद रखना कि अब तक कुल 16 महिला मुख्यमंत्री भारत को मिल चुकी हैं। 13 अलग अलग राज्य और यूटी से 3 राज्यों ने 2 महिला मुख्यमंत्री को दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु शामिल है। बस इतनी सी जानकारी इतिहास के सहारे। अब आगे मुख्य टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। आदिया खान, बल्लू कुमार पासवान, रुक्मिणी शाह, प्रिया सिंह, राजवीर, इंदु शर्मा का, सालू सैंकी का। अच्छा, प्रिया सिंह का कहना कि सर लेट से कमेंट जाता है। चले ठीक है, यह मान के चला जा रहा है कि आप सबों को इसकी जानकारी होगी। कुमार धीरज भी सही है, राजवीर जी भी सही है, प्रिया सिंह बिल्कुल सही है आपका, यूपी, दिल्ली और तमिलनाडु। यदि जो भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे तो शायद पहले भी कभी ये पढ़ा दिया गया है आपको कि यूपी, दिल्ली और तमिलनाडु का मुद्दा। चलते हैं तब आज के मुख्य टॉपिक की तरफ अब चला जाए, हिस्ट्री की तरफ, आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास को केवल एक हमें माध्यम बनाना है कि इतिहास के सहारे या किसी भी घटना के सहारे कैसे हमें किसी चीज को याद रखा जाए, ताकि इतिहास में कभी भी कोई सवाल ऐसा आए तो बनाना मुश्किल ना हो हमारे लिए। अब जैसा कि पिछली क्लास में 6 अप्रैल 1930 का दिन याद होगा, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव था और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाई और अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा और इसी को नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब स का मतलब होता है साथ, विनय का मतलब होता है विनती और अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का नहीं मानना। अर्थात गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज्ञा, हम विनती के साथ अंग्रेजों की आज्ञा नहीं मानेंगे और जो नमक बनाने के ऊपर अंग्रेजों का एकाधिकार है, हम इस एकाधिकार को तोड़ेंगे। और गांधी जी के द्वारा इस नमक कानून को तोड़ने के बाद अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो चुका था कि अब यह आंदोलन काफी रफ्तार पकड़ने वाला है और इसी आंदोलन को विराम देने के लिए अब अंग्रेजों के द्वारा एक चाल चली जाएगी और इंग्लैंड में एक बैठक बुलाई जाएगी। इसका नाम होगा RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन। तो इसके ऊपर चर्चा करने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए हमें कि बैकग्राउंड में क्या ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जो अंग्रेजों को विवश कर दिया था इस गोलमेज के लिए। तो याद कीजिए आप 1922 और 1920 को। 1920 और 22 असहयोग आंदोलन का दौर था। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया और इसी 22 के बाद याद रखना है कि गांधी जी का इतिहास जो होगा उस बीच में थोड़ा निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि 22 में गांधी जी को आप पढ़ चुके हैं कि 6 वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। भले ही इनकी तबियत खराब होने के चलते 1924 में गांधी जी को छोड़ दिया जाएगा और फिर गांधी जी 24 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन गांधी की रफ्तार जो असहयोग आंदोलन या उसके पहले रही थी, उस रफ्तार की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। अब असहयोग आंदोलन बंद करने का 2 प्रभाव पड़ेगा, याद रखना है कि गांधी का नेतृत्व यहां पीछे होता है और 1922 के बाद एक साल याद रखना आपको 1923 और एक साल याद रखना 1924। गांधी जब असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं तो इनके आंदोलन के बंद करने के जस्ट अगले ही साल 1923 ईस्वी में पढ़ चुके होंगे आप कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और यहां से 23 के बाद से लगभग आप कह सकते हैं कि 1925 तक स्वराज पार्टी काफी एक्शन में दिखाई पड़ी थी। 1925 के बाद माना जाता है कि 1930 का दौर आते आते स्वराज पार्टी लगभग निष्क्रिय हो चुकी थी और इसके पीछे का लॉजिक यह था कि 1925 में CR दास की मृत्यु, जो कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी थे,
तो 1923 में स्वराज पार्टी बनी। 25 में CR दास की मृत्यु के बाद इस पार्टी की गति थोड़ी कम हो गई और 30 आते आते स्वराज पार्टी काफी शांत हो चुकी थी। तो 22 के बाद एक घटना 23 की हुई। अब 22 के बाद जब गांधी जेल जाते हैं तो 23 के अगले साल 24 में फिर याद रखना है अक्टूबर का महीना होगा और एक पार्टी और बनेगी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखना है यहां पर। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो होगा यही 4 सालों के बाद 1924 के बाद 1928, याद रखना है 1928 में यही HSRA में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1924 यह जो कहा जाता है इसे कहा गया है क्रांतिकारी दौर और यह स्वराज पार्टी का दौर था। तो स्वराज पार्टी 22 के बाद 23 से लेकर 30 तक यह शांत पड़ चुकी थी। HRA 24 में बनी और 28 में इसी HRA को चंद्रशेखर आजाद ने, चूंकि बीच में इसी HRA के द्वारा 24 में बनने के जस्ट अगले ही साल 1925 में पढ़ा गया होगा काकोरी लूटकांड हुआ था। और काकोरी में ट्रेन को जो लूटा गया था, तो चूंकि बस पार्टी केवल 1 साल ही बनी हुई थी और पार्टी को पैसे की आवश्यकता थी और इसी पैसे की पूर्ति के लिए 1925 में इस पार्टी ने ट्रेन को लूटा। पार्टी के अधिकांश नेता इसी लूटकांड में अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन इसी लूटकांड में एक ऐसा व्यक्ति था जो बच निकला था, उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। और यही चंद्रशेखर आजाद 3 साल बाद 1928 में दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचकर भगत सिंह और कुछ साथियों के द्वारा इसे HRA का नाम बदलकर HSRA करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करते हैं। और याद रखना यह है कि HRA जो बना था यह कानपुर में बना था और इसकी स्थापना दिल्ली में की गई। और यह दौर याद रखिए गांधी जी अभी निष्क्रिय हैं और अभी स्वराज पार्टी एक्टिव है और नीचे से क्रांतिकारी का दौर चल रहा है। तो क्रांतिकारी दौर में 24 स्थापना HRA का, 1925 काकोरी याद रखना है और इसके 3 साल बाद HSRA का गठन 28 और फिर 1929 याद रखना है। 28 के बाद 1929 असेंबली में जो बम फेंका गया था और सैंडर्स की हत्या की गई थी साइमन कमीशन के पश्चात, तो 1929 और 1931 याद रखना है। 1931 का जो साल होगा भारतीयों के लिए काफी दुखद भरा साल होगा, क्योंकि 1931 में इस क्रांतिकारी दौर की पराकाष्ठा का समय है और यही से क्रांतिकारी दौर माना जाता है शिथिल पड़ जाएगा। तो 1930 में जैसा कि आप देख रहे होंगे स्वराज पार्टी इनएक्टिव हो चुकी है और 1931 का दौर यदि याद होगा 23 मार्च का दिन, तो फरवरी और मार्च केवल 2 महीने के अंतराल पर इस HSRA के 4 प्रमुख नेताओं को या तो फांसी दे दी गई थी, चूंकि 3 को फांसी दी गई थी और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 31 में खुद को गोली मार लिया गया था। तो 1931 के बाद से यह जो क्रांतिकारी दौर है यह यहां से इनएक्टिव हो जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप चूंकि गांधी 24 में रिहा हो चुके होते हैं, बेलगाम अधिवेशन करते हैं और 24 के बाद यह माना जाता है कि असहयोग आंदोलन के बाद केवल 2 ही स्वराज पार्टी और क्रांतिकारियों का दौर ही था और यह एक तरह से लगभग शांत पड़ चुका था जो आंदोलन। इस आंदोलन की आग में घी का काम किया था साइमन कमीशन, याद रखना है आपको। जिस साइमन कमीशन की स्थापना 27 में हुई थी और 28 में साइमन कमीशन भारत आता है और इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई 1930 में और यही साइमन कमीशन का सुझाव होगा जो इंग्लैंड में RTC बुलाया जाएगा। तो एक बैकग्राउंड RTC के पीछे का कुछ इतिहास ऐसा आप याद रखेंगे कि 22 के बाद से 2 चरण स्टार्ट होता है, एक स्वराज पार्टी का दौर और दूसरा क्रांतिकारी का दौर। इसी बीच में 22 से लेकर 28 तक 6 सालों तक हमारा जो इतिहास होगा वो थोड़ा शांत हो जाएगा और उस आग में घी का काम साइमन
जिसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 4 सूत्री मांग आएगा। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ही कहा गया था, क्योंकि यह 1929 में गठित होने वाली थी कमेटी, लेकिन क्रांतिकारी के दौर ने अंग्रेजों के ऊपर इतना दबाव डाला कि अंग्रेज 2 साल पहले इस कमेटी का गठन कर दिया, और 28 में जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ भारत में तो इसका विरोध किया गया। तब साइमन कमीशन का जब रिपोर्ट 1930 में आया तो इसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही आरटीसी का आयोजन किया गया था। तो एक सवाल पूछता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन किस समिति की देन है? तो आप याद रखना साइमन कमीशन की देन है यह। एक दूसरा, साइमन कमीशन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसका एक अधिनियम लाया गया था, और इसी अधिनियम की जांच को लेकर इस कमेटी को 1929 में बनाने की बात कही गई थी, जो 1927 में बनाया गया। और 28 में जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ था तो भारत में संविधान निर्माण के लिए यह आया था, याद रखना है, संविधान निर्माण के लिए। और गांधी 1922 में कह चुके थे कि भारतीयों का संविधान केवल भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो इसी को लेकर इस साइमन कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे, जिसको लेकर इसका विरोध किया गया और साइमन कमीशन असफल हो गया। तो साइमन कमीशन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो भी बुलाया जाएगा, यह भारत के संविधान निर्माण को लेकर बुलाया जाएगा। यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड हुआ। अब आगे दूसरे एंगल से इस घटना को देखा जाए। घटनाओं को आपस में लिंक करना बहुत जरूरी है। जब कभी आप भी पढ़ें तो घटनाओं को लिंक जरूर करें। इससे चाहे साल हो या दिन हो या मंथ हो, किसी को भी हम घटनाओं को लिंक करके याद रख सकते हैं। अब आता है, आपको यह दिन याद होगा 31 दिसंबर 1929 नेहरू रिपोर्ट का यह डेडलाइन दिया गया था। और इसी के पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। अच्छा, थोड़ी समस्या है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तुरंत थोड़ा वक्त दीजिए, वीडियो को ठीक किया जा रहा है तुरंत। शायद अब दिखाई साफ साफ पड़ रहा होगा। राम भूषण प्रजापति, गुड इवनिंग। राजवीर जी, तुरंत देखा जा रहा है, वीडियो तुरंत ठीक हो जाएगा। प्रिया सिंह करें कि अब क्लियर है? कुमार धीरज का कहना है कि सर YouTube पर लाइव कीजिए ना, फेसबुक में पिक्चर क्लियर नहीं है। तो आपके लिए बता दूं कि जो भी क्लास यहाँ चलता है, ये सारा क्लास आपको हमारे YouTube चैनल अमरजीत क्लासेज IBS के नाम से उपलब्ध होगा, आपको वहां भी मिल जाएगा। और यहाँ भी बहुत जल्द सुविधा ऐसी की जाएगी ताकि आपको साफ साफ दिखाई भी दे और साफ साफ सुनाई भी दे। प्रयास जारी है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो थोड़ा वक्त लगेगा। अब शायद वीडियो क्लियर हो चुका है, तो चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट लाया गया, और इसी नेहरू रिपोर्ट का डेडलाइन रखा गया था 31 दिसंबर 1929। और 31 दिसंबर 1929 के बाद जब डेडलाइन अंग्रेजों ने इस नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना, तो यहां से पुनः एक नया दौर स्टार्ट हो गया। और इसमें याद रखना है 2 वर्ड, एक डोमिनियन स्टेटस का, और यहां कहा गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। और यही 2 ऐसा शब्द होगा जो साइमन कमीशन के बाद काफी एक्टिव रहेगा, कि भारतीयों के द्वारा पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाएगी कि हमें अधिराज्य का दर्जा दीजिए, जिसको कि कांग्रेस के अंदर ही मतभेद होगा। और इसी को अंततः यह मान लिया जाएगा कि ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को 1 साल का वक्त दिया जाएगा कि यदि 31 दिसंबर तक अंग्रेज आपकी बात मान लेते हैं तो हम लोग इसी स्टेटस को ही पूरा करके आगे आंदोलन नहीं चलाएंगे।
लेकिन यदि अंग्रेज इसकी मांग को पूरा नहीं करते हैं तब हम पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ेंगे। और 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज हुआ और 26 जनवरी 1930 पूरे भारत में हर गली हर मोहल्ले में पहली स्वाधीनता दिवस मनाई गई थी 26 जनवरी 1930 को। और इसी के 5 दिन बाद याद रखना है आपको 31 जनवरी 1930 गांधी जी का 11 सूत्री मांग आएगा कि अंग्रेजों से गांधी जी 11 सूत्री मांग कि आप इन 11 सूत्री मांग को पूरा करें, नहीं तो हम पूरे भारत में एक आंदोलन चलाएंगे। जब अंग्रेज इनकी डिमांड के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं तब मजबूरन गांधी जी को जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद मार्च आप पढ़ चुके होंगे 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है जो कि 6 अप्रैल तक चालू होता है और इसी 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जाता है। यहां तक की भूमिका केवल अब तक की हुई, याद रखना है 1928 नेहरू रिपोर्ट और 28 में ही कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन, 1 साल का डेडलाइन दिया गया, डेडलाइन खत्म और मोतीलाल नेहरू का दौर भी खत्म। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होगा और कहा जाएगा कि अगले महीने की 26 तारीख को पूरे भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, जो मनाया गया। और जनवरी के बाद ही याद रखना है कि फरवरी महीने में अहमदाबाद में गांधी जी के आश्रम में एक बैठक होगी और कांग्रेसियों के द्वारा कहा जाएगा कि गांधी जी आप आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पुनः उसके बावजूद भी गांधी जी फरवरी में आंदोलन प्रारंभ नहीं करते हैं। इनका कहना है कि किसी भी बड़े आंदोलन को प्रारंभ करने के पहले अंग्रेजों को एक बार मौका देना चाहिए। और यह पुनः अंग्रेजों से अपनी 11 सूत्री मांग यंग इंडिया पत्रिका में प्रकाशित करके एक बार पुनः उनका ध्यान आकर्षित करवाते हैं। अंग्रेजों की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आता देख अंततः 12 मार्च को यह आंदोलन प्रारंभ करते हैं और 6 मार्च को यह आंदोलन कंप्लीट होता है, जिस प्रकार से नमक कानून गांधी जी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। अब 6 अप्रैल के बाद चलते हैं लोग, केवल आप हमारे साथ बने रहें, घटनाओं को लिंक करते रहें। यदि आप हमें पूरा अपना समय देंगे तो शायद इतिहास का एक एक तारीख आपको याद करा दिया जाएगा। बस आप केवल थोड़ा सा वक्त दें, धैर्य रखिए, पैसेंस रखें। अब समय याद रखना है 6 अप्रैल 1930 के बाद का कहानी। यह अप्रैल का महीना है, इसी अप्रैल के ठीक बाद याद रखना आपको मई में गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। कैसे याद रखना है? तो दांडी यात्रा जो कंप्लीट हुआ था, पूरा हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। इसी महीने के ठीक अगले महीने गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह तारीख को लेकर थोड़ा डाउट रहता है, 4 और 5 मई दोनों लिखता है किताब। इसके पीछे का लॉजिक यह होता है कि रात को 12:45 पे इनको गिरफ्तार किया गया। तो कुछ लोग 4 मई मानते हैं, कुछ 5 मई मानते हैं। तो तारीख उतना महत्वपूर्ण यहां नहीं होगा, तो आप छोड़ दीजिए। कभी भूल जाए तो 4 मई मेरा बर्थडे भी है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी चले गए कहां? जेल। ये याद रखना है। यहां से साल क्या है? 1930 का। और इसी मई महीने में याद रखना है, पुनः आगे चलते हैं। इसी मई के महीने में, चूंकि शुरुआती मई है, और इसी मई के लास्ट मई में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आ चुका है। और साइमन कमीशन में कहा गया है कि आपके लिए, आपकी डिमांड को लेकर लंदन में आरटीसी गोलमेज सम्मेलन रखा गया है और भारतीयों को इसमें आने के लिए निमंत्रण देते हैं। अब यहां से पहले गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ कैसे कैसे घटना चेंज होगा वो देखा जाए। अप्रैल में नमक कानून तोड़ा गया, मई में के शुरुआत में गांधी गिरफ्तार,
और मई के लास्ट में सब सारी घटना 30 में ही घटित हो रही है। मई के लास्ट में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है और इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि लंदन में आरटीसी रखा गया है, आपको चलना है। अब सवाल यह उठता है कि जो गोलमेज सम्मेलन में बुलाया जाएगा तो क्या उसमें शिरकत कांग्रेस या अन्य पार्टियां करेगी या नहीं करेगी। तो यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। तो मई के बाद साल याद रखना नवंबर का, सॉरी महीना नवंबर होगा, साल 1930 ही होगा। नवंबर से लेकर जनवरी, तो यह नवंबर बोला जाए 1930 और जनवरी होगा 1931। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। स्वाभाविक बात है कि असफल होगा। क्यों असफल होगा, तो आप देख रहे होंगे गांधी मई में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जब गांधी जेल में है तो इसमें भाग लेने जाएगा कौन, तो कांग्रेस तो भाग लेने गई नहीं और कांग्रेस को छोड़कर अन्य छोटी छोटी पार्टियां इसमें भाग लेने के लिए गई थी, किंतु इसमें रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट नहीं निकलने के पीछे का लॉजिक यह था कि छोटी छोटी पार्टियां यहां पहुंची थी और अंग्रेजों को यह एहसास हो चुका था कि बिना कांग्रेस की सहमति से कोई भी निर्णय भारत के संदर्भ में लेना उचित नहीं होगा। और इसी कांग्रेस के भाग नहीं लेने के कारण पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। और इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा टैगलाइन दिया जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कहा जाता है कि एक ऐसा यह बारात था जिसमें दुल्हा ही गायब था। तो अब उस बारात का क्या रिजल्ट निकलेगा, जब दुल्हा ही नहीं हो तो फिर दुल्हन लाएंगे कैसे लंदन से। तो इसी मुद्दे को लेकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल माना जाता है। अब इसके पीछे जानकारी कुछ और देंगे आपको, पहले घटनाओं को कनेक्ट कर लिया जाए। अब यह मुद्दा कब रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे अब याद रखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तारीख याद रखना कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के मध्य पहला गोलमेज हुआ था। अभी जनवरी में तारीख आएगा, यहां पर याद रखिए आप, केवल थोड़ा सा वक्त दे, एक एक तारीख आपको याद हो जाएगा। 19 जनवरी 1931 और जो बैठक हुआ था 12 नवंबर 1930। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन का डेट सहित समय है, याद रखिएगा। एक तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 पहला गोलमेज हुआ और डेट में जाएंगे तो 12 नवंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी और 19 जनवरी को यह समाप्त हो गया था। अब यहीं से चलते हैं और साल 31 से याद रखना है। जनवरी से आगे बढ़िए, 19 जनवरी के बाद 7 दिन आपको देना है केवल, तो 19 से 7 26 होता है। अब याद होगा तो 4 मई या 5 मई आप जो भी कहें, 1930 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। अब इस गांधी जी को 26 जनवरी को रिहा कर दिया जाता है। कैसे याद रखना है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन बिना किसी नतीजा के 19 जनवरी 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया और मान लिया गया कि बिना कांग्रेसियों के आए आरटीसी सफल नहीं हो सकता है। अब कांग्रेसी आएंगे कैसे, तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो गांधी हैं, इस गांधी को तो अंग्रेजों ने जेल में रखा है। तो जब तक गांधी को जेल से छोड़ेंगे नहीं या गांधी या अन्य नेताओं को छोड़ेंगे नहीं तो भाग लेगा कौन। तो पहले गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के 7 दिन बाद 26 जनवरी साल 1931 होगा। इसे याद रखने का और भी आसान तरीका है कि एक साल पहले जाइए आप, तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसी के एक साल बाद भी आप याद रख सकते हैं कि पहली आजादी दिवस के ठीक एक साल बाद गांधी को जेल से छोड़ दिया गया। एक कंडीशन, अब इनको जेल से छोड़ने का मुख्य मकसद यही था कि इनको किसी तरह से मना लिया जाए आरटीसी में आने के लिए। और 26 जनवरी के बाद याद रखना है अगले फरवरी, तारीख यदि याद रखना है तो 19 ही रहेगा।
मंथ फरवरी का होगा। ये 19 जनवरी है और ये 19 फरवरी होगा। 19 फरवरी को लॉर्ड इरविन, उस वक्त आपको याद होगा तो 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय रहे हुए। ये 31 वही चल रहा है दौर, याद रखना। ये फरवरी, ये 26 जनवरी 31 है और ये अभी 31 का समय है। तो 19 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के साथ मुलाकात का एक दौर प्रारंभ होता है और यह दौर याद रखना है 15 दिन का दौर होगा। 15 दिनों का दौर चलेगा। तो आप यदि 19 फरवरी से 15 दिन का जोड़ते हैं तो आता है 5 और मंथ आता है मार्च, 5 मार्च। साल अभी भी याद रखना है 31 का ही है। एक बार पुनः करेक्ट कर लिया जाए। 19 जनवरी 1931 गोलमेज सम्मेलन समाप्त। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के 7 दिन के बाद गांधी को जेल से रिहा किया जाता है और जेल से रिहा करने के बाद जनवरी के ठीक अगले महीने फरवरी में 19 फरवरी के दिन गांधी और इरविन की मुलाकात सेट की जाती है। कि इरविन का कहना है, चूंकि इंग्लैंड की सरकार ने इरविन को जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ और गांधी को किसी तरह मना लो। यदि गांधी मान गया तो मानो कि कांग्रेस मान जाती है। तो इसी गांधी को मनाने के लिए लॉर्ड इरविन ने इनको जेल से छोड़ा और अगले महीने मीटिंग तय होगी गांधी इरविन की। 19 फरवरी को मीटिंग चालू हुई। 15 दिन के लंबे वार्तालाप के बाद 5 मार्च को याद रखना है गांधी इरविन समझौता होता है। यानी कि 15 दिन वार्तालाप चला और तब जाकर गांधी जी और इरविन के मध्य एक एग्रीमेंट तय हुआ। इस एग्रीमेंट में कुछ गांधी जी का डिमांड रहा जो इरविन मान लिया और कुछ इरविन का डिमांड था जो गांधी मान लिए। अब ये साल कहां पहुंच चुके हैं तो 5 मार्च है और साल 1931 है। यानी 1931 में केवल याद रखना कि जनवरी, फरवरी और मार्च, केवल 3 महीने के अंदर इन सारी घटनाओं का दौर चलता है। और 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता के पश्चात यह तय होता है, गांधी इरविन को यह आश्वासन, 2 आश्वासन प्रमुख देते हैं। एक कि कांग्रेस जो दूसरा गोलमेज होगा 1931 में उसमें भाग लेने जाएगी, यह तय करते हैं, गांधी इरविन को देते हैं भरोसा। और इस एवज में गांधी इरविन से भी कुछ डिमांड रखते हैं और इस डिमांड में एक प्रमुख डिमांड यह था कि चूंकि आपको याद होगा कि अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई है और फांसी की सजा तय की गई है 24 मार्च। शायद दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो इधर 24 मार्च का दिन तय कर दिया गया था। अब यहां देखिए 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हो रहा है और इसके 19 दिन के बाद इनको फांसी देनी है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में। गांधी के ऊपर पूरा दबाव रहता है दिल्ली में। और एक चीज और याद रखना कि गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको कभी कभी दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी जी के ऊपर यह दबाव होता है कि आप गांधी इरविन के साथ जब मुलाकात कीजिएगा तो इन तीनों की फांसी को या तो माफ करवा दीजिएगा या तो इसे आजीवन कारावास में बदलवाने का प्रयास कीजिएगा। और इतिहास में 2 तरह की बातें कही जाती है कि गांधी जी ने प्रयास ही नहीं किया। कहीं लिखा गया कि गांधी जी के द्वारा प्रयास किया गया कि आप जितने भी कैदी हैं आप उनको रिहा कर दीजिए, लेकिन इरविन का शर्त था कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने कोई हत्या किया हुआ है, वैसे अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा और जो अपराध नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं किया है, उनको छोड़ दिया जाएगा। और गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है, और ये सुभाष कश्यप जो एक बहुत बड़े संविधान के ज्ञाता है, उनका स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार से रामचंद्र पुरुषोत्तम राम होते हुए भी अंतिम दौर में सीता मैया को त्यागने के पश्चात जिस प्रकार से आज तक इतिहास राम भगवान को माफ नहीं करता है,
ठीक उसी प्रकार इतिहास इस गांधी इर्विन समझौता के पश्चात गांधी को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा आरोप लगता है कि गांधी जी ने इन तीनों की फांसी को रुकवाने का प्रयास ही नहीं किया था। तो खैर इतिहास जो भी रहा हो, हमें आगे चलना है। तो 5 मार्च को गांधी इर्विन समझौता हो गया, तय हो गया कि गांधी आरटीसी में भाग लेने के लिए जाएंगे, लेकिन इर्विन अड़ा रहा कि इन तीनों की फांसी को रोका नहीं जाएगा। अब मामला गंभीर होता देख जो फांसी 24 मार्च को देनी थी वह एक दिन पहले ही उन लोगों ने तय कर लिया, और इस प्रकार से 23 मार्च 1931 को, 3 नाम तो आपको याद होगा ही, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को फांसी पर लटका दिया गया था 23 मार्च, यानी कि जो निर्धारित समय सीमा थी उसके एक दिन पहले इनको फांसी पर शाम के वक्त में लटका दिया गया। अब ये शाम के बाद उनको फांसी दी गई और चुपके से इनके डेड बॉडी को जलाने का प्रयास किया गया। जब इनके डेड बॉडी से जो जलता हुआ धुआं निकला, जब गांव वालों ने देखा, और ये सारी घटना याद रखना कि लाहौर के जेल में सब हो रहा था, याद रखना यह भी। तो जब लाहौर वासियों के द्वारा देखा गया लॉ को, तो गांव वासी जैसे पहुंचे तो आनंद फानन में ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों का जो अधजला शरीर था उसे अंग्रेजों ने टुकड़े टुकड़े करके सतलज नदी में फेंक दिया था। इतनी जातियां अंग्रेजों के द्वारा हमारे साथ किया गया था। तो इस प्रकार से 23 मार्च को इन 3 क्रांतिकारी जो कि HSRA से संबंधित थे कि को फांसी दे दी जाती है, और यह घटना मार्च का है। यहीं पर एक चीज और याद रखना है कि गांधी इर्विन समझौता का जो दौर स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी को, यही से आप 8 दिन आगे चलना है, और 8 दिन के बाद समय आता है 27 फरवरी का। अब यहां का कंडीशन लिंक कैसे याद होगा? तो गांधी इर्विन समझौता में गांधी के ऊपर यह दबाव था कि इनकी फांसी को रुकवाया जाए। अब चंद्रशेखर आजाद जो कि एकमात्र HSRA के मेंबर जो अब तक आजाद थे, यह इलाहाबाद पहुंच जाते हैं 1931 में ही, और इलाहाबाद पहुंचकर आपको याद होगा आनंद भवन एक आवास है जो कि पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का आवास है। तो आनंद भवन जाकर वो पंडित नेहरू से मुलाकात करते हैं चंद्रशेखर आजाद, और यह प्रस्ताव रखते हैं कि किसी तरह से इन तीनों की फांसी को रोकवा दीजिए आप। नेहरू के द्वारा जब वार्तालाप के पश्चात यह इलाहाबाद में एक पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, उस अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और इनके एक साथी थे सुखदेव राज। तो सुखदेव राज और चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी के दिन जब मंत्रणा कर रहे थे अल्फ्रेड पार्क में, याद रखना है। तो इसी अल्फ्रेड पार्क में तब तक सीबीआई को कहिए या आईबी को सूचना मिल गई थी कि चंद्रशेखर आजाद इसी पार्क में है, और अचानक अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। पूरा प्रयास किया था यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने लड़ने का, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो जो अंतिम गोली बची हुई थी उस अंतिम गोली से खुद को चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली। चंद्रशेखर, आप देखें दौर केवल जनवरी से लेकर मार्च, केवल 3 महीने के अंदर भारत का इतिहास चेंज हो चुका है। एक बार पुनः देखा जाए, 12 नवंबर से 19 जनवरी 31 तक पहला आरटीसी हुआ। पहले आरटीसी के समाप्ति के 7 दिन बाद 26 जनवरी को रिहा किया गया गांधी जी को। इसके जस्ट अगले महीने 19 फरवरी को गांधी और इर्विन के साथ बैठक तय होती है। 15 दिनों के बाद 5 मार्च को गांधी इर्विन समझौता पर साइन होता है, जिसे कि दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। बैठक प्रारंभ होने के 8 दिन बाद 27 फरवरी को, याद रखना, 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु होती है, और फरवरी के जस्ट अगले महीने 24 मार्च के बदले 23 मार्च को इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। तो इतनी सारी घटना केवल 3 महीने के अंदर घटित हुई है
23 मार्च आप याद रखना है। अब इसी 23 मार्च के आगे चलते हैं हम लोग। केवल धैर्य बनाए रखें, घटनाओं को लिंक करेंगे। एक बार हमसे पढ़ लीजिए, दूसरी बार आप बुक से जाकर पढ़कर खुद से एक बार लिंक तैयार करेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा आपको। आगे 23 मार्च 1931 काला दिन हमारे लिए, तीनों को फांसी दे दी गई। इसके ठीक 3 दिन बाद 26 से लेकर 29 और साल होगा मार्च का ही याद रखना है। 26 से 29 मार्च और साल तो 1931 है ही, तो 1931 में 26 से 29 मार्च को याद होगा तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस के इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल को दी गई। अब कराची अधिवेशन जो 26 से, अब आप देख रहे होंगे कि फांसी देने के ठीक 3 दिन बाद बैठक स्टार्ट हो गई है और छठे दिन 29 मार्च को इस कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास होता है। तो सवाल यह उठता है कि कराची अधिवेशन बुलाया क्यों गया था? तो याद रखना है केवल कराची अधिवेशन बुलाने के पीछे केवल एक ही मकसद था, गांधी इरविन समझौता के ऊपर मुहर लगाना, कि गांधी इरविन समझौता जो गांधी जी के द्वारा किया गया है यह सही है और गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जा सकते हैं। इसी को लेकर यह कराची अधिवेशन बुलाया गया था सरदार पटेल की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में गांधी जी का एक नारा बड़ा बुलंद किया था गांधी जी ने, और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। और इसी कराची अधिवेशन में और एक चीज याद रखना है कि कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया था, और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीयों को बोलने या लिखने की अर्थात प्रेस की आजादी और भी कुछ स्वतंत्रता की डिमांड की गई थी, जिसे मौलिक अधिकार कहा गया। तो कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार मांगा गया और गांधी इन समझौता के ऊपर अंतिम मोहर लगा दिया गया कि गांधी गोलमेज में भाग लेने के लिए जाएंगे। और यह बात है मार्च की। यहां तक का एक लिंक हो गया। अब मुख्य मुद्दा होगा आरटीसी के ऊपर चलते हैं। जो आज के क्लास का जो मुख्य थीम है अब प्रारंभ होगा, और यहां तक पहुंचने के लिए इन सारी घटनाओं की जानकारी बहुत आवश्यक थी। अब सवाल यह उठता है कि RO इवेंट भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड का हिंदी होता है गोल, टेबल का हिंदी होता है मेज, और कॉन्फ्रेंस का हिंदी होता है सम्मेलन। तो इसको गोल मेज नाम देने के पीछे का लॉजिक यह था कि टेबल तो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यहां पर गोल नाम दिया गया। इसके पीछे का लॉजिक यह था कि यदि आयताकार टेबल जो प्राय घरों में होता है तो इसमें यहां पर या यहां जो भी बैठता है ऐसा माना जाता है कि वह मुखिया ही यहां बैठता है। और इस राउंड टेबल को अपनाने के पीछे का लॉजिक यह हुआ कि इसमें कोई कहीं भी बैठेगा, कौन मुखिया या कौन प्रधान होगा इस बात की झलक किसी को नहीं पड़ेगी। तो इसमें सबको समान माना जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना है कि सबको समान माना जाए, इसलिए राउंड टेबल को ही चुना गया, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, गोल टेबल पे अधिकांश लोग बैठ सकते हैं इस आयताकार टेबल के बनिस्पत, और इसमें आमने सामने भी लोग बैठेंगे ताकि एक दूसरे की बात को सुन सके। तो इसी पर्पस को लेकर जो लंदन में बुलाया गया था आरटीसी, उसका उस टेबल को गोल रखा गया और इसीलिए इसका नाम पड़ा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोल में सम्मेलन। अब सवाल उठता है कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आरटीसी के ऊपर सवाल क्या पूछता है। आरटीसी के ऊपर सवाल परीक्षा में क्या पूछेगा? आप याद रखने के लिए क्या क्या पूछेगा? कब बुलाया गया, या यही लिख लेते हैं, कब बुलाया गया,
क्यों बुलाया गया, किसके द्वारा बुलाया गया, कहां बुलाया गया और क्या हुआ। बस इन केवल 5 प्रश्नों का जवाब के ऊपर ही आरटीसी पर सवाल परीक्षा में पूछेगा। तो सबसे पहले तो आरटीसी जब बुलाया गया तो सबसे पहला कब बुलाया गया, तो आपको पता होगा कि 3 बार यह बुलाया गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो एक तो सवाल यह स्पष्ट हो गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन जो बुलाया गया था वो कुल 3 बार हुआ है। अब कब बुलाया गया, तो इसको याद रखना है 1930-31, द्वितीय पूछे 1931 और तृतीय पूछे 1932। तो कब बुलाया गया यह क्लियर हुआ। दूसरा, क्यों बुलाया गया, तो तीनों का एक ही जवाब होगा, संविधान निर्माण के लिए। इन तीनों का जवाब एक ही याद रखना है कि आरटीसी बुलाया गया था संविधान निर्माण के लिए, कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। किसके द्वारा, तो यहां भी आंसर एक ही होगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बुलाया गया। तीनों का आंसर हो जाएगा। कहां बुलाया गया, इसका भी आंसर एक ही हो जाएगा, लंदन में बुलाया गया। अब सवाल उठता है कि क्या हुआ, मुख्य मुद्दा यहीं से निकलता है। तो अब पहले देख लिया जाए कि 2 ही सवाल मुख्य तौर पर हम लोग देखेंगे कि कब बुलाया गया और क्या रिजल्ट हुआ। क्योंकि क्यों बुलाया गया, तो संविधान निर्माण के लिए बुलाया गया, स्पष्ट है। किसके द्वारा बुलाया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बुलाया गया। कहां बुलाया गया, लंदन में बुलाया गया। तो अब केवल देखेंगे कब बुलाया गया और क्या हुआ रिजल्ट, इस 3 को बीच से निकाल दिया जाए। अब है कि कब बुलाया गया था, तो यहां याद रखना है डेट सहित 12 नवंबर और यह याद होगा 19 जनवरी। केवल पहले वाले का ही डेट आप याद रख लेंगे तो काफी है, यदि आगे का डेट याद ना भी हो तो चलेगा। कि 12 नवंबर 1930 को यह सम्मेलन बुलाया गया और 19 जनवरी 1931 को पहला गोलमेज जो था आरटीसी, इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा, सितंबर से दिसंबर याद रखना है आपको, बुलाया गया था। और तीसरा, नवंबर से दिसंबर बुलाया गया था। तो कब बुलाया गया, उम्मीद है ये याद रहेगा, नवंबर से जनवरी, सितंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। इसका डेट याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। अब है कि जो पहला गोलमेज हुआ था 1931 में, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, और दूसरा इसका अध्यक्ष कौन था। तो उद्घाटन के तौर पर याद रखना है जॉर्ज पंचम, क्योंकि आप पहले भी याद होगा, मेरा पिछला वीडियो कुछ याद होगा, तो 1910 ईस्वी में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा बने थे और 1936 तक जॉर्ज पंचम ही इंग्लैंड के राजा रहेंगे। तो स्पष्ट है कि 30, 31 या 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान पूछे कि इंग्लैंड का सम्राट कौन, तो जॉर्ज पंचम होगा। तो जॉर्ज पंचम के द्वारा 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और इसकी अध्यक्षता उस वक्त के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैक डोनाल्ड को दिया गया था। और रैमजे मैकडोनाल्ड याद होगा तो 1929 से लेकर 1935 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो यहां से 2 सवाल तो आसानी से बन चुका है आपका कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का पूछे राजा कौन, तो जॉर्ज पंचम। अध्यक्ष पूछे या इंग्लैंड का पीएम पूछे कि इंग्लैंड का पीएम कौन, तो आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। यहां तक तो बात स्पष्ट है। अब पहला गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, तो पहला गोलमेज सम्मेलन का परिणाम यह हुआ था कि यह असफल हो गया।
तो वैसे कहा जाए तीनों ही असफल ही माना जाएगा। तो केवल हमें यह याद रखना है क्यों असफल हुआ। तो क्यों असफल रहा तो याद रखना है केवल कांग्रेस भाग नहीं ली। जो कि एक लाइन बोला गया था ना कि एक ऐसा बारात जिसका दूल्हा गायब था, तो दूल्हे के न रहने के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया 19 जनवरी को। और तब फिर गांधी इंग्लिश समझौता हुआ और तब जाकर के गांधी जी द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। अब यहां से याद रखना है कि सितंबर में जो दूसरा गोलमेज बुलाया गया है, तो गांधी जी इंग्लैंड गए थे वो किस जहाज से गए थे, एक जी के यहां निकलता है। और गांधी जी इंग्लैंड जाकर कहां रुके थे, दूसरा जी के निकलता है। जिस जहाज से इंग्लैंड गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। SS राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी इंग्लैंड गए थे और रुके कहां थे, किंग्सले हॉल में रुका था गांधी जी ने। कहा जाता है कि जिस हॉल में गांधी जी रुके थे वहां एक चित्रकार था और उस चित्रकार ने गांधी जी की इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई कि वह पेंटिंग आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। इस किंग्सले हॉल का गांधी जी का भी पेंटिंग था आपका। तो दो जी याद रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड गए और वहां किंग्सले हॉल रुके। अब आता है सवाल क्या हुआ परिणाम, तो ऑटोमेटिक असफल हुआ। अब इसमें असफल होने का क्या कारण था, तो यहां एक लाइन याद रखना है, अपनी डफली अपना राज। पहले का क्या था, तो बिन दुल्हा का बारात। तो पहले का सफल का कारण क्या हो गया, बिन दुल्हा का बारात, तो पहला सफल। दूसरा अपनी डफली अपना राज, इसी आधार पर यह खत्म हो गया। तो एक और लाइन जो परीक्षा में देगा वह होगा सांप्रदायिक निर्वाचन। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर यह द्वितीय गोलमेज भी असफल हो गया। इसके पीछे का लॉजिक यह था कि BR अम्बेडकर दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग कर रहे थे, हिंदू सभा अपनी मांग रख रही थी, मुस्लिम लीग अपनी मांग रख रही थी। तो जब सभी लोग अपने अपने डिमांड को लेकर के भारतीय ही आपस में उलझ गए, तो इसी को नाम दिया गया अपनी डफली अपना राज। तो गांधी जी को यह समझ में आ गया कि इसका कुछ रिजल्ट निकलने वाला है नहीं, और अंबेडकर के द्वारा जो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की बात कही जा रही है, यह भारत के विभाजन की तरफ एक कदम होगा। क्योंकि आप जानते होंगे 1909 में और 1919 में अंग्रेजों ने पहले ही 9 में मुस्लिमों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था अलग कर रखा था, और 1919 में सिखों को भी अलग से चुनाव की व्यवस्था कर दी गई थी। अब यहां पर अंबेडकर चाह रहे थे कि दलितों के लिए भी अलग से व्यवस्था हो जाए, और गांधी जी इसको कभी होने देना नहीं चाहते थे। और यह दिसंबर महीने में यह खत्म हो गया था दूसरा गोलमेज। और दिसंबर में खत्म होने के बाद गांधी जी 28 या 29 दिसंबर को इंडिया आ जाएंगे। तो इसके इतिहास को आगे देखेंगे, तीसरे गोलमेज को पहले देख लिया जाए। अब जब तीसरा गोलमेज जो बुलाया गया था तो यह भी असफल हुआ। इसके पीछे का लॉजिक देखिए, 22 या 23 दिसंबर को यह लगभग खत्म हुआ था यह द्वितीय गोलमेज, और 28 या 29 दिसंबर के आसपास गांधी जी इंडिया आ चुके थे 31 में, और प्लान बना चुके थे कि हम पुनः एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही गांधी जी मुंबई पहुंचते हैं, गांधी को मुंबई से ही अरेस्ट कर लिया जाता है। और यह इस बार डेट याद रखना 5 जनवरी होगा, कहीं पे 4 जनवरी भी लिखता है। तो 5 जनवरी 1931 को यह खत्म हुआ था दिसंबर में, तो जनवरी का मतलब 1932 होता है, याद रखिएगा। तो 5 जनवरी 1932 को गांधी जी को मुंबई से फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी गांधी जी जेल में ही रहेंगे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो होगा इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेगी, और इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी भाग नहीं लेगी। तो कांग्रेस और इंग्लैंड की लेबर पार्टी के द्वारा भाग नहीं लिए जाने के कारण तीसरा गोलमेज भी असफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखना है कि पहला गोलमेज
कांग्रेस भाग नहीं लेती है। दूसरे गोलमेज में कांग्रेस की तरफ से केवल एक ही व्यक्ति भाग लेता हुआ है, गांधी जी, लेकिन अपनी डफली अपना राग की वजह से द्वितीय गोलमेज भी समाप्त हो जाता है, असफल हो जाता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी गांधी जी जेल में होते हैं, तो कांग्रेस भी भाग नहीं लेती है और लेबर पार्टी भी भाग नहीं लेती है और यह भी असफल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम और तृतीय गोलमेज के दौरान गांधी जी जेल में थे और इसलिए प्रथम और तृतीय में गांधी या कांग्रेस भाग नहीं लेती है और केवल द्वितीय गोलमेज में गांधी भाग लेते हैं, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर यह असफल हो जाता है। आगे के क्लास में यही से स्टार्ट किया जाएगा कि गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज से लौटकर आते हैं तो यहीं पर एक रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा चाल चला जाएगा, जो कि चाल लॉर्ड कर्जन ने पहले भी खेला था 1905 ईस्वी में बंगाल को बांटकर। यहाँ पुनः दलितों को बांटने का प्रयास करेगा और कम्युनल अवार्ड लेकर रैमजे मैकडोनाल्ड आएंगे और यहीं से आगे के क्लास को प्रारंभ किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा लंबा हो चुका है और बीच में रोकने से लिंक टूटने का मतलब यह होता है कि फिर से इन सारे घटनाओं को जोड़ना पड़ता है। तो आशा है कि थोड़ा क्लास लंबा है लेकिन आपको बोर नहीं लगा होगा और एक बार आप घर जाकर इसको कनेक्ट करेंगे ताकि सारा डे, मंथ या ईयर आपको याद हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ आप घरों में रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गुड नाइट, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।